देश के बैंकों की स्थिति मजबूत है, लेकिन गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी की स्थिति कुछ कमजोर है। ये बात आरबीआई की ओर से जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के वित्तीय क्षेत्र में 2023-24 की पहली छमाही के दौरान संपत्ति की गुणवत्ता, पूंजी की स्थिति और मुनाफे के स्तर में आया सुधार है। ऐसे में बैंक किसी भी झटके को झेलने के लिए बेहतर तरीके से सक्षम है। हालांकि मार्च 2023 की स्थिति की तुलना में एनबीएफसी क्षेत्र में कुछ कमजोरियां उभर रही हैं। ऐसे में बैंकों से एनबीएफसी के कर्ज में वृद्धि को देखते हुए जोखिमों पर नजर रखने की जरूरत हो सकती है। आप इस रिपोर्ट को कल मनी सेंट्रल में जो हमने बात कही थी उसी का एक्सटेंशन मान सकते हैं, यही बात की आगे पुष्टि मान सकते हैं कि हाँ, जो कल कहा गया, कुछ जो चिंताएं जाहिर की गई, उस पर ये रिपोर्ट भी मोहर लगाती है। सर, सबसे बड़ी चिंता क्या समझ आ रही है? रिजर्व बैंक आमतौर पर बैंकों में के क्रेडिट और फिनांस की एक रिपोर्ट लेकर आता है और उसके बाद एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लेकर आता है। इन रिपोर्टों का संदर्भ समझना जरूरी ताकि आप समझ सकें कि भारतीय बैंकिंग उद्योग में क्या हो रहा है और इसके नतीजे क्या हैं। एफएसआर रिपोर्ट आमतौर पर बैंकों की सेहत की पड़ताल होती है। एक किस्म का एनुअल रिपोर्ट होती है, जैसे आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं, वैसे रिजर्व बैंक बैंकों की सेहत की चेकअप करता है। और इसमें केवल बैंक ही नहीं होते, एनबीएफसीज भी होते हैं, लोन देने वाली बड़ी कंपनियां भी होती हैं और बाजार के वित्तीय क्षेत्र के और हिस्से भी होते हैं। और इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से बाजार में विशेषज्ञों के बीच पढ़ा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में भी ये प्रक्रिया है कि बैंकों के हेल्थ चेकअप को सामने लाया जाता है और आरबीआई उसकी पड़ताल करता है। इस बार की रिपोर्ट में हमें दो बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें उभर कर आई जो सुर्खियों में थोड़ी छिपी हुई थी पीछे। बैंकों की तस्वीर बेहतर रही। हमने आपको बताया कि बैंक पिछले साल लेजी लेंडिंग में चले गए थे, उन्होंने अपने कर्जों की जिम्मेदारी एनबीएफसीज पर डाल दी थी। ये लगातार हम चर्चा में आपको बताते रहे। रिजर्व बैंक ने 146 एनबीएफसीज का स्ट्रेस टेस्ट किया। बैंकों और एनबीएफसीज का अलग अलग स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। उनके अंदर दबाव झेलने की कितनी क्षमता है, अगर कोई मिसहैप होता है, कोई बड़ी घटना होती, दुर्घटना होती है वित्तीय क्षेत्र में, तो क्या बैंक और एनबीएफसी बर्दाश्त कर पाएंगे। बैंकों की स्थिति कमोबेश ठीक दिखाई दी क्योंकि बैंकों के जोखिम भी कवर्ड थे और चूंकि पिछले साल से क्रेडिट की आफ्टेक कम हुई है, इंडस्ट्री में भी कम हुआ है, इसलिए बैंकों के जोखिम का स्तर कर्ज के स्तर पर कम हुआ। जहां जोखिम बढ़ा उसमें हम आगे आपसे बात करेंगे। जहां रिजर्व बैंक को सबसे ज़्यादा चिंता दिख रही वो अगले सवाल की चर्चा में लेंगे जो रिटेल लेंडिंग का है। पर एनबीएफसीज के बारे में 146 एनबीएफसीज का जो स्ट्रेस टेस्ट किया गया उसमें चौंकाने वाले नतीजे निकले और रिजर्व बैंक को इस रिपोर्ट में कहना पड़ा कि दरार बैंक में नहीं एनबीएफसी में, यानी मुख्य बैंक में नहीं, शैडो बैंक्स में है। और शैडो बैंकिंग को आप सरकार की नीतियों और रिजर्व बैंक की नीतियों का असमंजस देखिए। पूरा शैडो बैंकिंग सेक्टर इसलिए तैयार ही किया गया था कि वो बैंकों की छाया के तौर पर व्यवहार करेगा। बैंक उसे कर्ज देंगे और आगे जाकर वो कर्ज बांटेगा उन लोगों को जिनको बैंक कर्ज नहीं देते हैं। और अब लगातार तीसरी चौथे साल बाद रिजर्व बैंक को यह महसूस हो रहा है कि बैंक की एनबीएफसीज खतरे में है। नसीहत किसने नहीं ली? सरकार ने नहीं ली या रिजर्व बैंक ने ली, नहीं पता, लेकिन हम 2018 में दीवान हाउसिंग फाइनेंस, आईएलएफएस और सीरीज में एनबीएफसीज में ऐसे ही क्राइसिस और संकट देख चुके हैं जो कि भारत के एनबीएफसीज का एक तरीके से लीमैन मूवमेंट कहा जाता है। और अब ये रिपोर्ट बता रही, जिसकी सुर्खियों में थोड़ी गुलाबी तस्वीर है बैंकों को लेकर, पर अगर आप पलट कर देखें तो बैंकों के खाते में रिस्क नहीं है, पर बैंकों ने जो कर्ज एनबीएफसी को दे रखा उस खाते में बड़ा रिस्क है। तो दरअसल वो कर्ज बैंकों का ही है, पैसा बैंकों का ही है। बैंकों के खाते में तो एनपीए कम दिख रहे हैं पर एनबीएफसीज संकट में है। और ये जो कनेक्टेड लेंडिंग का संकट है वो इस एफएसआर रिपोर्ट में सुर्खियों के भीतर छिपा हुआ है और निकलकर सामने आता है। एनबीएफसीज का भविष्य क्या होगा, आरबीआई क्या बदलाव करेगा या इसी स्थिति में चलती रहेंगी, देखने वाली बात होगी। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण ध्यान रखना जरूरी क्योंकि साल खत्म हो रहा है और आपको पता रहे कि रिजर्व बैंक ने एनबीएफसीज की तबीयत सुधारने के लिए, सेहत सुधारने के लिए पिछले एक साल में तमाम उपाय किए, उनको बदला, छोटी एनबीएफसीज बंद की, उनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी के नाम बदले। फिर भी साल के अंत में भारत का केंद्रीय बैंक बता रहा है कि एनबीएफसीज खतरे में है, रिस्क में है और वहाँ जोखिम बढ़ गया है। सर, एक खतरे पर जो और रेखांकित किया आरबीआई ने वो था रिटेल लेंडिंग को लेकर। इस पर आरबीआई क्यों परेशान लग रहा है? ये दूसरी बड़ी चुनौती और दूसरा बड़ा असमंजस है और यही कंट्राडिक्शन और अंतर्विरोध है जो हमें इस साल पूरे साल भारत की बैंकिंग में दिखाई दिया। जनवरी से लेकर मार्च तक सरकार और आरबीआई और बैंक से कहते रहे कि भारत में परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लोग कर्ज ले रहे हैं और लोग कर्ज लेकर खरीद रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के आंकड़े सुर्खियों में छपते रहे, पर्सनल लोन के आंकड़े सुर्खियों में छपते रहे। अब ये एफएसआर रिपोर्ट बता रही है कि यही तो एक सेक्टर था जहां बैंक लेंडिंग कर रहे थे। 15%, 15.5% की ग्रोथ हमने देखी रिटेल लेंडिंग में पिछले साल के दौरान। इसमें ज़्यादातर कर्ज थे, वह पर्सनल लोन थे, क्रेडिट कार्ड लोन थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि
बैंक जहां कर्ज दे रहे हैं वहां सबसे ज्यादा जोखिम यहां है, और बैंकों ने जहां परोक्ष रूप से कर्ज दे रखा है वहां एनबीएफसीज में जोखिम है। तो बैंकों की तस्वीर तो ठीक ठाक है, लेकिन उनके एक हाथ में रिटेल लेंडिंग का खतरा है और दूसरे हाथ में एनबीएफसीज के लोन का खतरा है। उनके अपने खाते में चीजें साफ सुथरी हैं, अब इसे आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं कि उनके हाथों में तो में चुनौती है। रिटेल लेंडिंग को लेकर रिजर्व बैंक का नजरिया एकदम अक्टूबर के बाद बदला। हमने आपको बार बार रिपोर्ट किया और बताया। ये एफएसआर रिपोर्ट ये कहती है कि जो सबसे ज्यादा रिस्क प्रोफाइलिंग है कंज्यूमर्स की वो खराब हो रही है। बैंकों ने उपभोक्ताओं की सही रिस्क प्रोफाइलिंग पर ध्यान नहीं दिया है। छोटे आकार के लोन्स में डिफॉल्ट और पेमेंट्स के डिले बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा पूरी की पूरी रिटेल सेगमेंट के सिनेरियो में कुछ ही ऐसे लोन हैं या कुछ ही ऐसे सेगमेंट हैं जहां आप सुरक्षित या सिक्योरिटी कर सकते हैं। और रिजर्व बैंक ने सिर्फ कहा ही नहीं, आपको याद है इससे पहले नवंबर में रिजर्व बैंक ने इन सारे लोन्स पर रिस्क वेटेज रेशियो बढ़ा ही दिया था। इसलिए एक तरह से रिजर्व बैंक ने जोखिम भरा लोन साबित ही कर दिया था और घोषित कर दिया था। तो इस रिपोर्ट में उसे यही कहना था। तो बैंकिंग तस्वीर का सुर्खी यह है कि बैंक स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, चुस्त हैं, पर भीतर यह है कि बैंकों के दो हाथों में दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक हाथ में रिटेल लेंडिंग की चुनौती और दूसरे हाथ में एनबीएफसी के कर्ज हैं। सर, और क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में जो ध्यान देने वाला है? एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में सामने निकल कर आई, जो मुझे लगता है इस रिपोर्ट की सबसे खास बात है, जिसे आमतौर पर सुर्खियों से अलग रखा गया। रिजर्व बैंक ने पहली बार स्टॉक मार्केट की तरफ घूमकर देखा और 3-4 बेहद महत्वपूर्ण बातें इसमें कहीं, जो इस साल को छोड़ते छोड़ते या साल को ख़त्म करते करते हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से स्टॉक मार्केट के मूवमेंट से प्रभावित होते हैं। आप भले ही कहें कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाते, लेकिन आपका पीएफ का लगा हुआ पैसा भी स्टॉक मार्केट में जा रहा है। अगर आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है तो भी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट से आप प्रभावित होते हैं। परोक्ष रूप से सारा स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव आपको प्रभावित करता है। रिजर्व बैंक ने 3 बेहद महत्वपूर्ण बातें अपनी इस रिपोर्ट में कही, जो नसीहत के तौर पर ले जानी चाहिए अगले साल में हमें। पहली चीज तो रिजर्व बैंक ने यह कहा कि भारत के निवेशकों के बीच में जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें निवेश की लालच और निवेश का दौर बढ़ रहा है, और इसका बड़ा रिस्क है निवेशकों के ऊपर। रिजर्व बैंक ने अपने विस्तृत डेटा में कहा कि जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप और मिड कैप इंडेक्स हैं, इन्होंने निफ्टी या जो बड़ी कंपनियों के इंडेक्स हैं उनको डाइवर्ज किया, उनसे बिल्कुल अलग किया, और इनके जो वैल्यूएशन थे इनमें जो बढ़ोतरी थी वो खतरे का संकेत थी, और इसमें लगातार निवेश किया गया। यह बात साल के दौरान भी बीच में 1-2 बार निकल कर आई। कुछ म्यूचुअल फंड्स ने भी इस पर अपनी सतर्कता की रिपोर्ट दी। हालांकि सेबी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रेगुलेटर मान रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो रैली है वो बबल है। इसको आप स्पष्ट रूप से मान सकते हैं। ऐसा रिजर्व बैंक ने अपने बबल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर रिजर्व बैंक ने घुमाकर यही कहा कि उसमें जो रैली दिखाई दे रही है वो बबल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो रिजर्व बैंक ने कही, वो कहा कि इक्विटी मार्केट में छोटे निवेशकों का पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ा है। अब आप सोचिए, एक तरफ बहुत सारे विशेषज्ञ आपको बताते मिलेंगे कि इक्विटी मार्केट में छोटे निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ना अच्छी खबर है, पर रिजर्व बैंक मान रहा है अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि खासतौर पर ये छोटी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जिनके शेयर के प्राइस सस्ते हैं और जिनके बारे में इन्हें पता नहीं है। कल हम आपको बता चुके हैं कि स्टडी के मामले में कि डेरिवेटिव्स मार्केट में और फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में क्या हो रहा है। तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि छोटे निवेशकों को इक्विटी मार्केट में सीधे पार्टिसिपेशन से बचना चाहिए और समझदारी के साथ निवेश करना चाहिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के म्यूचुअल फंड्स ने भी ऐसा ही निवेश किया है जो खतरनाक है। उनमें भी जो निवेश जा रहा है उसमें भी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के जो म्यूचुअल फंड हैं या स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स हैं उनमें बड़ा निवेश आया है, क्योंकि उनसे बेहतर रिटर्न आया है। तो ये 3 बड़ी नसीहतें हैं, जिन नसीहतों को रिजर्व बैंक ने भारत के निवेशकों के लिए भेजा है, सेबी और रेगुलेटर्स के लिए भेजा, और उन सारे कंसल्टेंट एडवाइजर्स के लिए भेजा है जो सुबह से शाम तक आपको तरह तरह के शेयर खरीदवाने की सलाह देते रहते हैं। तो अगले साल जब आप अपने वित्तीय साल की शुरुआत करें तो थोड़ा चुटकी भर नमक लेकर ये बातें सुनें और समझें, क्योंकि रिजर्व बैंक, भारत के रिजर्व बैंक को स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में खतरा और जोखिम बढ़ता नजर आ रहा है। तो इस बात का आरबीआई को डर है, इसलिए डरा है आरबीआई कि छोटे निवेशक अगर छोटे शेयरों में फंसे और ये रैली कहीं पलटी तो क्या होगा।